नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। झारखंड में छात्रों की बड़ी जीत, जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने किया ऐलान, कहा 2014 से हुई सभी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की होगी जांच। भाजपा ने कहा सीबीआई जांच जरूरी, तभी दोषियों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। परीक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने और सुधारात्मक कदमों पर रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े और सुनील बंसल को बनाया गया राष्ट्रीय महामंत्री, तो पीयूष गोयल संभालेंगे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। जुलाई में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर आई। जुलाई 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों की बेरोजगारी दर पिछले महीने की तुलना में हुई कम। महिला श्रम बल भागीदारी 34.4% पर पहुंची। और भारत के आयुष शेट्टी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किया बड़ा उलटफेर। आयुष ने पुरुष एकल मौजूदा विश्व चैंपियन शी यू ची को दी करारी शिकस्त, तो वहीं पीवी सिंधु ने जीत से की अपने अभियान की शुरुआत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। झारखंड में 24 दिनों से चल रही छात्रों की आंदोलन छात्रों का रंग लाया है। छात्रों की मांग के आगे आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा है। हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग मानते हुए साल 2024 में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा टीडीपीएल नामक एजेंसी द्वारा राज्य से कराई गई सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में करीब 4 घंटे की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने अब साल 2014 से लेकर वर्तमान समय तक जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच कराने का फैसला किया है। अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। और हेमंत सोरेन सरकार के झुकने बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारी छात्र जश्न मना रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह भी कहना है कि सरकार अगर गड़बड़ी करती है तो वो चुप नहीं रहने वाले हैं। आज सच्चाई का जीत हुआ है। ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम लोग की जीत है, पूरी सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कोई कितना खुश है। शायद परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। जब तक सूरज चांद रहेगा, छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा। प्रूव कर दिया कि छात्र जब बोले हैं तो सरकार को झुकना पड़ा है। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि वे अपना अनशन तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार आश्वासन दे कि आगे पेपर लीक की घटनाएं नहीं होंगी। नोटिस का इंतजार में है। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में,
मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो। जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी उनको ये कुर्बानी न देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे, ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। और हेमंत सोरेन के फैसले के बाद झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि टीजीपीएल के जरिए की गई भर्ती रद्द करना एक कदम है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। बीजेपी ने साफ किया कि वो छात्रों के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मैं छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा हूं, पूरी पार्टी खड़ी है। मैं शुरू से बोला हूं कि हमारे छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नैतिक रूप से समर्थन देने का काम करेगा। और आगे भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके माननीय मंत्रीगण जिस प्रकार से डरे और सहमे हुए हैं, और उनके अधीन कार्य करने वाले जो पदाधिकारी, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो ऐसे कार्यों को अंजाम देने का काम किया है, वैसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी भी सीबीआई जांच होने से वो जांच के दायरे में आएंगे और वो जेल जाने का काम करेंगे। और इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार से, जो रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, ये कुछ मांगे तो मान ली गई, लेकिन एक जो प्रमुख मांग थी वो सीबीआई जांच की मांग थी। उस पर अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, और सरकार ने जब उस बारे में अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है, तो इस पर छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या छात्र अपना अनशन और जो अपना आंदोलन है उसको तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं क्या, बिना सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किए हुए भी? देखिए, नहीं लालचंद जी, ऐसी बात नहीं है। छात्रों ने जश्न इस बात को लेकर मनाया कि सरकार एक एक करके ही उनकी मांग मानने को तैयार तो हो रही है। इस बात को लेकर उन्होंने जश्न मनाया। पहले दिन जब जेपीएससी पीटी के परिणाम को रद्द करने की घोषणा हुई, तब भी छात्रों ने कहा कि शुरुआत की है सरकार ने। और आज सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है, जब सीजीएल परीक्षा, जो एक सबसे बड़ा डिमांड था कि सीजीएल परीक्षा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा धांधली की बात सामने निकल कर आई थी, और आपको याद है कि इस एग्जाम जब इसका लिया गया था तो कई बच्चों की मौत भी हो गई थी। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी मांग थी, और उसको जब आज अनाउंसमेंट होता है तो निश्चित तौर पर वो जो दर्द था छात्रों के मन में, वो दर्द छलका, खुशी के आंसू झलके, और उसके बाद छात्रों ने जश्न मनाया। दीपावली भी मनी, होली भी वहां पर मना, लेकिन छात्रों ने ये नहीं कहा कि हम अपना हड़ताल खत्म कर रहे हैं, निश्चितकालीन जो हमारा हड़ताल खत्म है। अभी हम आज रात में सारे जितने छात्र लोग हैं सब बैठेंगे और बातचीत करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सीबीआई की मांग फिर उन्होंने दोहराई है कि सीबीआई की मांग पर वो टिके हुए, क्योंकि उनको सीआईडी पर भरोसा नहीं है। तो वो जो राज्य का जो तंत्र है उस पर भरोसा नहीं है। तो इसको लेकर सीबीआई, हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया कि मुख्यमंत्री ने एक कदम तो आगे बढ़ाया। जो एक डेडलॉक की स्थिति थी वो तो खत्म हुई, आज दिन में वार्ता होनी थी वो नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए फैसला दिया कि ये चीजें हुई। लेकिन उनकी अभी सबसे बड़ी मांग जो है वो सीबीआई की मांग, और रिफॉर्म को लेकर उन्होंने कमेटी बनाई है। इन तमाम चीजों को छात्र अब अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। लेकिन फिलहाल उनका जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। और फिलहाल जो 20 तारीख का मुख्यमंत्री आवास का घेराव है उस पर वो अभी कायम है, तो उसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन रात में अभी क्या कुछ मंथन होता है, कल सुबह तक क्या चीजें निकल कर आती है, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती नतीजे निकल कर सामने आए, छात्रों ने जश्न मनाया है, खुशी मनाया है, मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है, लेकिन अभी कहा है कि अभी हमारी पूरी मांगे मांगी नहीं गई है, इसलिए हमारा आंदोलन इसी तरीके से आगे ये तो बात जारी हुई छात्रों की दिवाकर, कि छात्र जो है वो आज फैसला करेंगे कि 20 तारीख को चाहे मुख्यमंत्री के आवास के घेराव का मामला हो, या आंदोलन को जारी रखने का हो, या अनशन को जारी रखने का हो, वो उस पर फैसला करेंगे। लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई स्थिति इस पर साफ की गई है? जैसे कि परीक्षा रद्द कर दी गई, जो एजेंसी है उसके द्वारा कराई गई सारी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला हुआ, ये बड़ी मांग, बड़ी जीत छात्रों की है। लेकिन क्या सरकार ने अपनी तरफ से ये सीबीआई जांच पर कुछ कहा है, या सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है?
सरकार की तरफ से अभी चुप्पी साधे हुए मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि छात्रों को लेकर हम संवेदनशील है, छात्रों की मांगों पर लगातार हम मंथन कर रहे थे और हमारे सामने जो शुरुआती जांच में चीजें निकल कर आई उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और हमको जो संकेत मिल रहे हैं इसी आधार पर हमने 2014 के बाद झारखंड में जितनी परीक्षाएं हुई उसका जांच कराने का फैसला लिया है। तो मुख्यमंत्री ने तमाम तरह की चीजें की घोषणा की, लेकिन सीबीआई के सवाल पर वो बचते रहे, उन्होंने कोई इस पर जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो संवाद की स्थिति नहीं थी कि लोग सवाल पूछ सके, लेकिन वो तस्वीर खुलकर नहीं आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर कहा है कि छात्रों की एक मांग मानी गई है, लेकिन छात्र की जो सीबीआई की मांग है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही छात्रों के इस आंदोलन को लगातार सपोर्ट कर रही है और उनके साथ खड़ी है कि झारखंड में जिस तरीके से नौकरियां बेची गई है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसको भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर चुप नहीं बैठने वाली है। तो अभी सीबीआई की जो मांग है उस पर सभी लोग यथावत नजर आ रहे हैं। ये कल तक तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से भी फिलहाल इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। ठीक, अच्छा, जो इससे जुड़े हुए देखिए बहुत सारे छात्र इससे जुड़े होंगे। 4 घंटे की कैबिनेट की वहां पर बैठक चली, अब जाकर के बहुत सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। दिवाकर, हम लोग समझ सकते हैं कि जो विद्यार्थी, जो छात्र इन परीक्षाओं से जुड़े रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की उम्र निकल गई होगी, है ना? इस बारे में कोई फैसला कैबिनेट ने किया कि उनको कोई रियायत दी जाएगी जिनकी उम्र निकल गई और ये परीक्षा रद्द हो गई? क्योंकि ऐसा तो बहुत सारे, मुझे लगता है कि हजारों लाखों की संख्या में ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनकी इस बीच में जो अधिकतम उम्र सीमा होता है वो निकल गई। हाँ, तो इस बारे में क्या 4 घंटे की बैठक में, कैबिनेट बैठक में कुछ फैसला हुआ? नहीं, कैबिनेट की ब्रीफिंग उस तरीके से आज नहीं की गई है। नॉर्मली ऐसे होता है कि कैबिनेट सचिव ब्रीफिंग करती है, लेकिन यहाँ पर आज वो ब्रीफिंग नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री खुद ही आकर सारी चीजों को, क्योंकि ये अनप्लान्ड कैबिनेट की बैठक बुलाएगी। आपको याद होगा दिन भर जब हम लोग बता रहे थे कि आज छात्रों के समूह के साथ मंत्रियों के समूह की बातचीत होगी, बैठक होगी, छात्र दिन भर इंतजार कर रहे थे, बैठक नहीं हुई, सामने का एक कैबिनेट की घोषणा होती है। तो ये तमाम तरह की चीजें चलती रही है, ये चीजें कल तक शायद साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल कैबिनेट की तरफ से कोई ब्रीफिंग नहीं हुई है और ना ही कोई जानकारी दी गई कि किन किन चीजों पर मंथन हुआ है। तो ये तमाम तरह की चीजों पर, लेकिन छात्रों की ये मांग लगातार रही है कि जो पूरी परीक्षा प्रणाली है झारखंड में उसमें रिफॉर्म होने की जरूरत है। छात्रों का ये आरोप हमेशा से रहा है कि 3-3 वर्ष, 4-4 वर्ष तक एक एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलता है लेकिन एग्जाम नहीं होता और छात्रों की उम्र सीमा निकल जाती है। तो ये छात्रों की मांग है और इस मांग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसीलिए रिफॉर्म के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो सीनियर आईएएस है अमिताभ कौशल, उनकी निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो एजुकेशन की पॉलिसी है झारखंड में या परीक्षाओं की जो पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म को लेकर छात्रों के जो फीडबैक्स हैं उनको लिया जाएगा। आपको याद होगा कि जो पहली बार जब सरकार की तरफ से ब्रीफिंग किया गया था तो कहा गया था कि हम 98% मांग को मान लिए। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि छात्रों के द्वारा जो दूसरे समूह के लोग हैं उनके द्वारा फीडबैक मांगा जाएगा और उसके बाद सरकार फैसला लेगी। तो उस समय मामले को खींचने के प्रयास किया गया था। आज फिर उस चीज को दोहराया गया है कि हम लगातार लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और रिफॉर्म की स्थिति हम जरूर निश्चित तौर पर झारखंड में लाएंगे। लेकिन चिंता की बात यही है कि छात्रों की जो सीबीआई की मांग थी वो अभी भी नहीं पूरी हुई है और छात्र लगता है कि इसको लेकर आंदोलन को जारी रखेंगे। सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर बाकी मुझे लगता है कि लगभग सारी मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं। आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, कल झारखंड के छात्रों ने, आंदोलनकारी छात्रों ने पुतला दहन किया था। 20 तारीख की कॉल थी मुख्यमंत्री के आवास की घेराव की। इसके अलावा झारखंड के सभी जिलों में भूख हड़ताल की धमकी दी थी। क्या इन सब चीजों ने मिल करके, और फिर इन चीजों के बाद जब कल पुतला दहन हुआ तो यहां से कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस वहां समर्थन भी कर रही है, राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी, तो क्या इन सब चीजों ने मिलकर के हेमंत सोरेन सरकार पर कुल मिलाकर दबाव बनाया जिसकी वजह से आज सीबीआई मांग को छोड़कर, सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर बाकी सारी मांगे मान ली गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो निश्चित तौर पर दिख रहा था सरकार की जिस तरीके की गतिविधियां थी और जिस तरीके का माहौल झारखंड में अब दिख रहा था, उससे सरकार दबाव में थी, हेमंत सोरेन दबाव में थे और लगातार जो ये डेडलॉक की स्थिति थी। तो आपको मैंने बीच में भी एक तस्वीर दिखाया था कि छात्रों का कॉल एक बीच में हुआ था कि कभी भी मुख्यमंत्री आवास का हम घेराव कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री आवास के आसपास करीब 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग कर दी गई थी, क्योंकि छात्रों का जो आक्रोश विधानसभा मार्च के दौरान देखने को मिला था उससे निश्चित तौर पर सरकार सचेत थी कि छात्रों का ये जो आंदोलन है वो जन आंदोलन बन गया है और सरकार के खिलाफ एक नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। और जब कांग्रेस की तरफ से भी जब चीजों को, राहुल गांधी ने जब मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि नहीं आपको छात्रों के इश्यूज को देखना चाहिए, तो शायद मुख्यमंत्री और ज्यादा गंभीर हुए और इसीलिए आज दिन भर मैराथन बैठक चली और शाम होते होते ये फैसला हुआ। लेकिन छात्रों की दबाव, कल जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ था राहुल गांधी का, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और तेजस्वी यादव का,
तो जिस तरीके का हुजूम राजधानी रांची की सड़कों पर निकला था वो देखने लायक था। और ऐसी ही तस्वीर जिला मुख्यालयों पर भी। तो निश्चित तौर पर उनके पास ये सूचनाएं रही होगी कि ये जो छात्रों का आक्रोश है ये धीरे धीरे 24वें दिन तक पहुंचते पहुंचते एक जनाक्रोश बन गया है, और शायद इसीलिए ये दबाव के कारण ये सब फैसले आज लेने पड़े हैं मुख्यमंत्री को। अब जाकर के आज क्योंकि छात्रों ने कुछ ऐलान किया है कि आज रात में कुछ, जैसा आप पहली सवाल के जवाब में बता रहे थे कि आज वो अपनी बैठक करके और इसके बारे में आगे के बारे में फैसला करेंगे कि आगे चल करके उनको इस आंदोलन को, अपनी भूख हड़ताल को जारी रखनी है या नहीं रखनी है, और सीबीआई वाली जांच की मांग पर और दबाव डालना है या नहीं डालना है। लेकिन बीजेपी नेता की बात हम सुन रहे थे, बीजेपी के जो झारखंड के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं सीबीआई जांच तो करानी पड़ेगी, ये मांग माननी पड़ेगी। तो क्या बीजेपी फिर इसको अपने तरीके से आगे बढ़ा सकती है? निश्चित तौर पर बीजेपी आगे बढ़ा सकती है इस चीज को, क्योंकि बीजेपी आप देख रहे हैं लगातार छात्रों को कह रही थी कि उनको हम मानसिक रूप से सपोर्ट दे रहे हैं, उनके मनोबल के साथ, उनके हौसले के साथ हम खड़े हैं। जिस तरीके से झारखंड के छात्रों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया है और उनकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, क्योंकि झारखंड में ये खुलेआम दिख रहा था कि पिछले 5-6 वर्षों में नौकरियां बेची जा रही है और लगातार इसके प्रमाण भी मिल रहे थे। और अभी जो सीआईडी के द्वारा जो इंक्वायरी हुई उस पर कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, अभय तिवारी को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उनसे जो पूछताछ हो रही है कि कैसे एक एक परिवार के सारे लोगों की नौकरियां हो जाती है। तो ये तमाम तरह की जो गड़बड़ियां थी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पहले से मुखर है। और सीजीएल का जो विवाद था उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया था यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा इस मुद्दे पर शुरू से गौन रही है या चुप रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को उठाते रही है, और इस मामले में जब विधानसभा घेराव होता है, छात्रों पर पिटाई होती है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी खुलकर मुखर हो जाती है और एक तरीके से सरकार के खिलाफ बयानबाजी जो भारतीय जनता पार्टी का वो खुलकर सामने आ जाता है कि मुख्यमंत्री को इस मामले में अब इस्तीफा तक देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने छात्रों पर बर्बर कार्रवाई की और पूरे मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। और आज एक बार फिर चाहे वो बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया है कि छात्रों की एक मांग के सामने सीएम झुके हैं, लेकिन सीबीआई की जो मांग है उस पर मुख्यमंत्री को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का झारखंड में ये गोरख धंधा नौकरियों को लेकर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो काले कमाई और गोरख धंधे हो रहे हैं उसको रोकने के लिए सीबीआई को आना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को झुकना पड़ेगा। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार सीबीआई की जांच पर अडिग है। शुक्रिया दिवाकर, शुक्रिया। ये बात सही है कि अभी सीबीआई जांच की मांग जो है वो मांगनी बाकी है, लेकिन बाकी सारे मांगे मान ली गई हैं, तो छात्रों के लिए निश्चित रूप से ये जो है उत्साह का विषय है और उत्साह की बात है। जी दिवाकर कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, फिलहाल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बहुत विस्तार से आपने जानकारी भी दी और विश्लेषण भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में परीक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक की। बैठक में एनडीए की मौजूदा व्यवस्था और हालिया परीक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि एनडीए से 50 से अधिक कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जबकि मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी यानी CISO, महाप्रबंधक परीक्षा सुरक्षा और महाप्रबंधक अनुसंधान एवं विकास तथा साइकोमेट्रिक्स सहित 10 नए पेशेवर पदों के लिए विज्ञापन भी जारी किए गए हैं और नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, साथ ही साइकोमेट्रिक्स, प्रश्न पत्र तैयार करने और अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र से भी विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने गोपनीय संचालन, कॉल ऑप्स ढांचे, अलग अलग कमरों, एयर गैप्ड प्रणालियों और उपकरण जमा करने की प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव को युद्ध स्तर पर लागू करने का भी निर्देश दिया। साथ ही एनटीए को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का गहन तरीके से ऑडिट करने और सुधारात्मक कदमों पर विशेष रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया। अब बात बीजेपी की नवीन टीम की, यानी कि नई टीम की। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इसमें 13 उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री, वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। BL संतोष संगठन महामंत्री बने हुए हैं। नितिन नवीन
जब से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से पार्टी संगठन में बदलाव की चर्चा लगातार चल रही थी। पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी टीम तैयार की है। टीम में यूपी के 6 पदाधिकारी शामिल हैं, तो वहीं राजस्थान से 3, दिल्ली से 6, महाराष्ट्र से 4, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरलम और बिहार से 2-2 चेहरों को जगह दी गई है। तो नई बीजेपी पदाधिकारियों की सूची जारी होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम को भविष्य के भारत की टीम बताया। उन्होंने कहा कि यह टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और संकल्प को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के साथ कार्यकर्ताओं और जनता से मजबूत संवाद स्थापित करेगी। ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की असेंबलिंग करने वाला देश नहीं, बल्कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को देश में ही विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपोनेंट्स, कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7 गुना बढ़ा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 11 गुने की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति अब एक नए पड़ाव पर पहुंच रही है। लक्ष्य सिर्फ तैयार उत्पाद बनाना नहीं, बल्कि उन उत्पादों के पीछे की पूरी सप्लाई चेन को भारत में तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत अब तक 69,548 करोड़ रुपए के 106 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें आज स्वीकृत किए गए 31 नए प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं में फिल्टर, कॉइल, स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के साथ ही साथ एसिटिलीन ब्लैक और इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स जैसी जरूरी मटेरियल का देश में उत्पादन भी शामिल है। इन प्रोजेक्ट से करीब 74,628 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है, जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। सबसे अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं। सरकार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट सिर्फ निवेश के आंकड़े नहीं, बल्कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहे बदलाव की तस्वीरें हैं। 106 स्वीकृत परियोजनाओं में 38 में उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि 16 परियोजनाएं तेजी से जमीन पर उतर रही हैं। इन परियोजनाओं के करीब 5.34 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का अनुमान है। Production has increased 7x, exports have increased 11x. So this doesn't happen by just announcing schemes and cutting ribbons. It happens, there a lot probably goes behind the team that envisions this and the leadership that Ashwini ji has given to ensure that it's visible on the ground and it's taken off. आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ लक्ष्य साफ है, मेक इन इंडिया को नई गति देना और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र के रूप में स्थापित करना। उर्वशी खोना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर नई दिल्ली के होटल अशोक में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट की तीसरी एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देश में औद्योगिक बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट औद्योगिक शहरों के विकास और प्रगति की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। बैठक में देश भर में चल रहे 11 औद्योगिक कॉरिडोरों की प्रगति की समीक्षा हुई। साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ट्रस्ट को मिले 3,000 करोड़ रुपए के उपयोग
पर भी चर्चा हुई। बैठक में मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक के रूप में स्थापित करने, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारत औद्योगिक विकास योजना, राज्य की एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास योजना और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के रोड मैप पर भी जोर दिया गया। और अब आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। रोजगार के मोर्चे पर जुलाई महीने के आंकड़े राहत देने वाले हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के मुताबिक जुलाई 2026 में देश की श्रम बल सहभागिता दर बढ़कर 55.4% हो गई, जो जून में 54.4% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी LFPR बढ़कर 58% पहुंच गई, जबकि महिला श्रम बल सहभागिता दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है और ये 34.4% रही। तो वहीं श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़कर 52.5% हो गया। खासतौर पर ग्रामीण महिला WPR में 2.5% अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे बड़ी राहत बेरोजगारी के मोर्चे पर मिली है। जुलाई में देश की कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.1% रह गई, जो जून में 5.5% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर भी घटकर 4.5% रही। यानी जुलाई के आंकड़े रोजगार में बढ़ोतरी, महिला भागीदारी में सुधार और बेरोजगारी दर में गिरावट की तस्वीर पेश कर रहे हैं। और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी DOPPW द्वारा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार समारोह और 60वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजेताओं को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुरस्कार विजेताओं ने पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और तकनीकी विकास जैसे महत्वपूर्ण सुधारों में बहुमूल्य योगदान दिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहूलियत के लिए पेंशन मित्र हैंडबुक का विमोचन भी किया गया। साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को आसान बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण अभियान के नए दिशा निर्देशों की शुरुआत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि अनुभव पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के कार्य अनुभवों को संजो कर रखने का एक उत्कृष्ट माध्यम है, जिससे आने वाली पीढ़ी और भविष्य की नीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर पेंशन वितरण करने वाले बैंकों ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का प्रदर्शन किया। भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। आज से 15-20 वर्ष ऐसा ना था। यदि पेंशनर्स की संख्या भले 45-50 लाख थी, तो वर्किंग एम्प्लॉयज की संख्या 60 लाख थी। अब इसका उलट हो गया। और साथ ही साथ रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन almost up to 70. So most of these retiring colleagues are in the prime of their health, also prime of their expertise, prime of their experience. और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने। आगे की खबरों में लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से सांसद ओम बिरला ने महिला सुरक्षा को लेकर कोटा पुलिस द्वारा आयोजित शपथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियों और महिलाओं का पुलिस के साथ संवाद और भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज की सक्रिय भागीदारी से अपराधी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में मदद मिलेगी। का संवाद पुलिस के साथ रहे, उनकी भागीदारी रहे, ताकि हम अपराधियों को कड़ी सजा दिला सकें। जितनी जनभागीदारी पुलिस और समाज की होगी, उतना ही अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध करने वाला अपराधी न बचे, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था कानून में है। राजस्थान सरकार ने एक व्यापक अभियान के तहत महिलाएं, युवा छात्राओं को जोड़ने का प्रयास किया है। हर थाने के अंदर महिलाएं और युवा छात्राएं की समितियां बनेगी, उसकी जानकारी भी उपयुक्त रूप से देगी ताकि उनके खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जा सके।
सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में देश के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की जीवन पर आधारित हिंद जी पुस्तक जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुए कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई सांसद, पूर्व सांसद और विधायक उपस्थित रहे। विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद आचार्य यालगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने वेंकैया नायडू की हिंदी जीवनी का लेखन किया है। उनकी यह पुस्तक एक साधारण किसान परिवार से आने वाले नेता के देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने के असाधारण और अविश्रांत जीवन सफर को रेखांकित करती है। तो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वेंकैया जी ने जीवन भर अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। पर उन्होंने अपने हित को अपने हित से ऊपर देश हित को ही रखा है। नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट, ये बराबर वो बोलते रहे हैं। नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट का यह जो भाव है, यह मानता हूं कि वेंकैया जी की लिविंग एग्जाम्पल यानी एक उनके जीवन का बहुत ही जीवंत उदाहरण है। वही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवा पीढ़ी का आह्वान किया और कहा कि नई पीढ़ी को वेंकैया जी की जीवनी पढ़नी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने उनके जब किताब को देखा तो मैं मानता हूं कि उस किताब को आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कुछ शब्दों में कहा भी है, लक्ष्मी प्रसाद जी अभी बोल भी रहे थे, कि नई पीढ़ी को लेके मैं मानता हूं कि नई पीढ़ी के लिए एक बहुत ही ऐसी किताब है जिसको हम सबको एक बार जरूर पढ़कर अपने जीवन में कैसे इससे आगे बढ़ा जा सकता है, इसका संकल्प लेना चाहिए। भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सोमवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने रक्षा भूमि के प्रबंधन और छावनी बोर्डों के प्रशासन में रक्षा संपदा विभाग की भूमिका की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों से सेवा भाव के साथ जनहितैषी तरीके से काम करने और लोगों की शिकायतें नियमित रूप से सुनकर उनमें विश्वास पैदा करने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ आध्यात्मिक मार्ग अपनाने और ध्यान का अभ्यास करने की भी सलाह दी। इस दौरान रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता भी मौजूद रहीं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में तिरंगे के रंग में देशभक्ति का जज्बा दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की पहल हर घर तिरंगा और सूर्य पथ अभियान ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को एक अलग ही आयाम दिया है। 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश की ऐतिहासिक धरोहरों को भी तिरंगे की रोशनी और रंगों से सजाया गया है। तो देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार की 2 अनूठी पहल हर घर तिरंगा और सूर्य पथ देशभक्ति के रंग को और गहरा कर रही हैं। बहुत ही उत्सव के साथ और बहुत सम्मान के साथ मनाया जा रहा है और पूरे देश भर में इस बार 9 तारीख से आयोजन प्रारंभ हुआ है, 17 तारीख तक चलेगा। आजादी के अमृत उत्सव की इस भावना से देश की ऐतिहासिक धरोहरें भी अछूती नहीं रहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों को तिरंगे के रंगों से रोशन कर स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल किया। शाम ढलते ही रोशनी में नहाई ये धरोहरें देश की गौरवशाली विरासत और राष्ट्रीय एकता का संदेश देती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये एक इनिशिएटिव लेके शुरू किया था, तो वो फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बना रही है। एक और जो नया इस साल ऐड किया गया है वो ये है कि मॉन्यूमेंट मित्र जो अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के तहत मॉन्यूमेंट मित्र जो होंगे उनको भी हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे। देश के कोने कोने में 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों का उत्साह साफ नजर आया। प्रधानमंत्री जी की जो ये इनिशिएटिव है आज वंदे मातरम को रेड फोर्ट में चलाने का और फिर हर घर तिरंगा को एक नेशनल आंदोलन बनाने का, वो छोटी छोटी स्टेप्स लेके इट स्टार्टेड स्मॉल बट इट्स बिकम वेरी बिग नाउ। वहीं सूर्य पथ अभियान ने देशभक्ति की इस भावना को सरहदों के पार भी पहुंचाया। दुबई में सुचिता सतीश ने अरबी भाषा में वंदे मातरम का गायन कर भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम का अनूठा संदेश दिया।
जब इंडियन पीपल्स फोरम यूएई ने वंदे मातरम गाने के लिए इनवाइट किया मुझे, तभी हमने सोचा कि आई एम मल्टीलिंगुअल सिंगर, तो अपनी तरफ से हम इसको कैसे अलग से कर सकते हैं। और बिकॉज माई मोटो हैज़ ऑलवेज बीन म्यूज़िक बियॉन्ड बॉर्डर्स, हमने ये सोचा कि वंदे मातरम को बियॉन्ड बॉर्डर्स कैसे लेके जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं ये कर पाई। 15 अगस्त यानी 80वें स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। जब ये गूंज सुनाई दे रही थी तो यकीनन न सिर्फ भारत में रहने वाला भारतीय बल्कि विश्व में कहीं भी कोई भारतीय रह रहा था, उसका मन, उसका हृदय गर्व से भर उठा था। ये क्षण एक ऐसा क्षण था जिसे जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता, बेहद ही गर्व करने वाला क्षण। कैमरा पर्सन कालरा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। एनडीएमसी की तरफ से आयोजित इस यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल समेत स्कूली बच्चों और लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 9 से लेकर 17 अगस्त तक चलने वाले इस देशव्यापी अभियान का आज आखिरी दिन था। तिरंगा यात्रा के दौरान बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना और नव चेतना का संचार देखने को मिला। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। 9 तारीख से 17 अगस्त तक पूरे देश में आपको जगह जगह तिरंगे के साथ हजार लोग नजर आ रहे हैं। साल 2022 में जब इस अभियान की शुरुआत हुई तब से अब तक 4 सफलतम वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस साल हम 5वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। 17 अगस्त तक ये हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इसी के तहत जगह जगह पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, बाइक रैलियों का आयोजन हो रहा है और आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में एनडीएमसी की तरफ से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। कई सारे लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या संदेश देंगे इस तिरंगा यात्रा में आप आए हुए हैं? सर, संदेश यही है, जो हमारा आप यूथ देख रहे हैं स्कूलों के माध्यम से, इसमें अटल आदर्श विद्यालय और नवयुग स्कूल के सभी छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र। तो आप साफ तौर पर देखिए, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, ये वो संदेश है, ये वो मैसेज है जो आज यहाँ पर आप इन तमाम लोगों के द्वारा इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन राधाकृष्ण तिवारी के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और अब बात ओडिशा की, जहां जाजपुर जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वैतरणी और ब्राह्मणी नदियों के उफान के कारण जिले के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दशरथपुर क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मांझी ने अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने और प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। पूर्वोत्तर राज्य असम में सोमवार से जनगणना 2027 के लिए घर घर जाकर गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनगणना कर्मी विभिन्न इलाकों में पहुंचकर परिवारों में आवश्यक जानकारी जुटा रहे हैं। यह प्रक्रिया देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारियों का हिस्सा है। कामरूप जिले में जनगणना कर्मी कमलपुर विधानसभा क्षेत्र की रुद्रेश्वर ग्राम पंचायत के अंतर्गत विहलांगन गांव पहुंचे। अधिकारियों और कर्मचारियों ने घर घर जाकर निवासियों से जनगणना के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। डिब्रूगढ़ में भी स्वयं जानकारी भरने का चरण पूरा होने के बाद घर घर जाकर गणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत परिवारों से जानकारी लेकर उसे डिजिटल जनगणना प्रणाली में दर्ज कर रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से आंकड़ों के संग्रह और प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। घर घर जाकर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया के दौरान जनगणना कर्मी परिवारों से आवश्यक विवरण प्राप्त कर रहे हैं ताकि देश की आबादी और आवास से जुड़े आंकड़ों का व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा सके। भारत और नेपाल के बीच मजबूत सैन्य रिश्तों की एक और मिसाल सामने आई है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाली सेना के जनरल का मानद रैंक प्रदान किया है। काठमांडू के राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया। 17 से 19 अगस्त तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए सेना प्रमुख को मिला यह सम्मान भारत नेपाल की लंबे समय से चली आ रही सैन्य परंपरा, आपसी विश्वास और रक्षा सहयोग को दर्शाता है।
खबर खेल के मैदान से। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी यूची को 21-14, 13-21 और 21-19 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। और जीत के बाद आयुष शेट्टी ने कहा कि कोर्ट के बाहर फैंस के सपोर्ट की वजह से उन्हें ये ऊर्जा मिली। The crowd was really, behind me, and it was giving me the energy. I was a bit tired, but I think the crowd cheering like that, I think it gave me, a lot of energy at the end. But I think it was really nervy the way he was catching up. I think, but I managed to pull it off somehow, and I think it was a great relief at the last. और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने अभियान का आगाज जीत से किया। प्रतियोगिता के अपने पहले मैच में सिंधु ने आयरलैंड की 141वीं रैंकिंग वाली सोफिया नोबेल को 21-7, 21-11 के अंतर से हरा दिया। वहीं 14वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ऑस्ट्रिया के कोलिन्स वैलेंटाइन फिलिमोन के खिलाफ मंगलवार को अपना अभियान शुरू करेंगे। 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके लक्ष्य की नजर एक बार फिर से पोडियम पर जगह बनाने की होगी। और पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी से उम्मीदें रहेंगी। ये जोड़ी पहले ही 2 बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी है। पुरुष एकल वर्ग में आयुष शेट्टी के प्रदर्शन पर भी नजर होगी। तो पूरे देश की उम्मीदें इन खिलाड़ियों से हैं और हमें भी उम्मीद है कि ये उम्मीदें पूरी होंगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हैदराली दंगे